नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा 12 जून को सुबह 11 बजे एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय होगा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी की रणनीति। आप सभी इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप उसका उपयोग कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यह सेमिनार 12 जून को सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह सेमिनार विशेष रूप से बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो आप सभी इस सेमिनार में भाग लेकर इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको दो कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के 6 महीने के भीतर कराना आवश्यक है और तब तक निवर्तमान राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। तो यहां पर चर्चा हो रही है राष्ट्रपति चुनावों को लेकर के। और आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 62 है, वह साफ साफ कहता है कि निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा करना आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि आज जो न्यूज आया है उसमें यह कहा गया है कि 18 जुलाई को हमारे देश में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। यानी कि उनके कार्यकाल के खत्म होने के पहले ही यह चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जैसा कि अनुच्छेद 62 में कहा गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, राजनीतिक दल अपने सदस्यों को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए एक व्हिप जारी कर सकते हैं, जैसा कि राज्यसभा के चुनाव में देखा गया था। आपको ध्यान में रखना है कि जो व्हिप जारी किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने सांसदों या फिर विधायकों को व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व निवेश रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको दो कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं विश्व निवेश रिपोर्ट को लेकर के। और आपको ध्यान में रखना है कि विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और यूएस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश है। तो यहां पर जो रिपोर्ट आया है उसमें यह कहा गया है कि भारत जो है एफडीआई इनफ्लो के मामले में, यानी कि एफडीआई के प्राप्ति के मामले में 2021 में 7वें स्थान पर रहा है। सबसे पहले स्थान पर यूएस है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत का स्थान 7वां है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर सिर्फ पहला कथन ही सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आया है उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र और सीमावर्ती देश के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक तरफ आपको सागर के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ सीमावर्ती देश के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर जो पहला कथन है उसमें दिया हुआ है इजियन सागर, जिसके सामने लिखा हुआ है तुर्की। अगर हम इजियन सागर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है इजियन सागर, और अगर हम इसके सीमावर्ती देश की चर्चा करें तो यहां पर है तुर्की, जो कि इसका सीमावर्ती देश है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है ओखोटक सागर, जिसके सामने लिखा हुआ है जापान। अगर हम इसे मैप में देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये है सी ऑफ ओखोटस्क और यहां पर है जापान, यानी कि जापान ओखोटक सागर का सीमावर्ती देश है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है एड्रियाटिक सागर, जिसके सामने लिखा हुआ है इटली। और अगर हम एड्रियाटिक सागर को देखें तो यहां पर है एड्रियाटिक सागर और आप देख सकते हैं कि ये रहा इटली, यानी कि इटली जो है इसका एक सीमावर्ती देश है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट है तस्मान सागर, जिसके सामने लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये रहा आपका तस्मान सी और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसका एक सीमावर्ती देश है, यानी कि यहां पर जो चौथा पॉइंट है वो भी सुमेलित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर तीसरा ऑप्शन सही है, यहां पर चारों के चारों कथन सुमेलित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है डीमिलिटराइज एशियन आइलैंड, और ये बात तुर्की का कहना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बॉन्ड प्रतिफल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। और यहां पर आपको दो कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है बॉन्ड मूल्य और बॉन्ड प्रतिफल के बीच विपरीत संबंध होता है। तो यहां पर चर्चा हो रही है बॉन्ड को लेकर के, और आप सभी जानते हैं कि बॉन्ड पर पहले से तय ब्याज दर मिलता है, जिसे कि हम कूपन कहते हैं। और अगर हम बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न की बात करें, जिसको हम लोग यील्ड कहते हैं या फिर बॉन्ड प्रतिफल कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉन्ड का यील्ड होता है यानी कि प्रतिफल होता है और इसके मूल्य का जो संबंध होता है वह आपस में उल्टा होता है। यानी कि अगर बॉन्ड की कीमत घटेगी तो उसका जो यील्ड है यानी कि प्रतिफल है वह बढ़ जाएगा, और अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो यहां पर उसका जो यील्ड है यानी कि प्रतिफल है वह घट जाता है। आप इसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉन्ड 100 रुपए का खरीदा है, जिसमें आपको 10% का ब्याज मिलता है, यानी कि इस पर आपको 10 रुपए का ब्याज मिलता है। अगर मान लीजिए इस बॉन्ड की कीमत 90 रुपए हो जाती है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड का कीमत तो घट गया, लेकिन आपका जो कमाई है यानी कि जो ब्याज आपको मिल रहा है वो अभी भी 10 रुपया ही है। तो कहने का आशय ये है कि बॉन्ड की कीमत तो घट गई, आपने निवेश किया 90 रुपया, लेकिन आपको जो फायदा हुआ वह उतना ही हुआ, यानी कि 10 रुपए का हुआ। तो आपको इस बात को समझना है कि बॉन्ड के यील्ड और उसके मूल्य में जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। जब बॉन्ड की कीमत घटती है तो यहां पर जो यील्ड है यानी कि प्रतिफल है वह बढ़ जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दरों से बॉन्ड प्रतिफल कम होता है। तो यहां पर यह कथन गलत है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि बॉन्ड पर पहले से तय जो दर होते हैं यानी कि जो ब्याज वहां पर फिक्स होता है वही मिलता है,
और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सिर्फ दूसरा कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर बॉन्ड यील्ड को लेकर के महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में माइक्रोबियल रोग जनकों में बहुदवा प्रतिरोध के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर भारत में जो है माइक्रोबियल रोग जनकों में बहुदवा प्रतिरोध क्यों देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका कारण जो है वह पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का गलत खुराक लेना, इससे भी जो है बहुदवा प्रतिरोध यहां पर जन्म लेता है। यहां पर जो तीसरा पॉइंट है वो भी इसमें सही है। इसमें कहा जा रहा है कि पशुओं पर एंटीबायोटिक का प्रयोग करना। तो ये दोनों कथन जो है वो सही तरीके से ये बता रहे हैं कि आखिर भारत में माइक्रोबियल रोग जनकों में बहुदवा प्रतिरोध क्यों देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और तीसरा कथन यहां पर सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं अगली पीढ़ी के कॉर्वेट को लेकर के। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इंडियन नेवी के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट खरीदने की बात कही जा रही है, बनाने की बात कही जा रही है, उसको यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। अगर हम कॉर्वेट की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्वेट एक ऐसा नौसैनिक जहाज होता है जो कि साइज में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका जो उपयोग है वह बहुत ही ज्यादा है। आपको ध्यान में रखना है कि जो एक युद्धपोत होता है यह उससे छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही तेजी से हमला करते हैं। इन्हें जो है मिसाइल नौकाओं, पनडुब्बी रोधी जहाजों या फिर तेजी से हमला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहां पर जो कॉर्वेट होते हैं वह युद्धपोत से आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वह काफी जगहों पर होता है। अगर हम कॉर्वेट शब्द की बात करें तो यह शब्द जो है वह फ्रेंच और डच मूल से लिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि 18वीं और 19वीं सदी में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था नौसैनिक युद्ध में। गहरे समुद्र में ये तेजी से हमला करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। और अगर हम भारत में इस्तेमाल होने वाले कॉर्वेट की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास कमोटा क्लास के कॉर्वेट हैं, जिन्हें हम प्रोजेक्ट 28 के रूप में भी जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो कॉर्वेट बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के द्वारा पनडुब्बी रोधी अभियान में किया जाता है और इन सभी कॉर्वेट को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय नौसेना के पास जो 4 कमोटा क्लास के कॉर्वेट हैं उनके नाम हैं INS कमोटा, INS कदमत, INS किल्टन और INS कवरती। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिसकी जानकारी इस न्यूज में दी गई है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप लोग रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।